अस्सलाम वालेकुम। हम स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात होगी, लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। अगर हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, हमें एक केमिकल कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है कि बताइए जो कंपाउंड आपको दिया गया है सैंपल के तौर पर, ये किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हम मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हुए एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि ये जो केमिकल कंपाउंड है इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। यानी ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हुए बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हुए सारी बातें बताई जा सकती हैं, तो बताइए क्या कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं होगा, कोई फिजिकल मेथड नहीं है जिसके ज़रिए से हम बता सकें कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड है इसका नाम क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, इसमें एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। यानी एक केमिकल कंपाउंड के बारे में तफसील से क्या हम बयान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यकीनन हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से केमिकल कंपाउंड के बारे में हम बहुत सारी तफसीलात बयान कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी किस तरह से मदद करती है केमिकल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए यहाँ पर दो रीजन्स की बात की गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम दो मुख्तलिफ रीजन्स की बात करते हैं। 8 रीजन है टोटल, उनमें से एक अल्ट्रावायलेट रीजन है और दूसरा विजिबल रीजन है। हम 2 रीजन्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज को अलग पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन चल रही है हमारी वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। तो जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित होती है। क्या ये केमिकल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन या मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें फराहम करती है या नहीं करती। तो देखिए पहली ही लाइन हमें इस बारे में वजाहत दे रही है कि मेजर एक्सटेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी ये हमें बता सकती है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी और उसके अलावा किस हद तक सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, क्या उनमें लोन पेयर मौजूद हैं यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात हमें वजाहत दे सकती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन विद इन द मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। इस बारे में भी हमें वजाहत देने वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमें अब तक ये बात पता चली कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए हम पता लगा सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में, कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है हमारे केमिकल कंपाउंड में, या फिर अगर उसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस बारे में भी हमें वजाहत मिल सकती है अगर हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ लें। इसके अलावा सोचने की बात यह है कि हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन दोनों को एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम सबके पेयर बना के डिस्कस करते हैं, यानी एक्सरे के साथ भी किसी का पेयर बना लेंगे, अल्ट्रावायलेट के साथ विजिबल का बना लिया, यानी ये रीजन्स जो हैं इनका पेयर बना के हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक साथ डिस्कस करने की वजह यह है कि ये हमें एक ही तरह की मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन और इनके लिए जो प्रिंसिपल है वो भी सेम ही रहता है, यानी इनके लिए जो तरीक़ाकार है वो एक ही जैसा है, इनको परफॉर्म करने का, इनके मामलात एक जैसे हैं। इस वजह से हम इनको बजाय अलग अलग पढ़ने के हम एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक ही साथ पढ़ने की, स्टडी करने की या डिस्कस करने की वजह क्या है, क्योंकि एक तो इनका बेसिक प्रिंसिपल सेम है और उसके अलावा ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन में ही इन्वॉल्व होती हैं। खैर, अभी बात की हमने इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती हैं
तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक और नाम भी दिया जाता है। पहले तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम ले रहे हैं ना, लेकिन अब जो हम इसको नाम दे रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा है? क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन इन्वॉल्व होती है। इस वजह से अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की बात कर लेते हैं। वैसे तो पहले भी कुछ लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन में दो रीजन्स की बात करते हैं आगे, 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। वैसे तो 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर ओवरऑल हम इसको कहते हैं, लेकिन हमने इसको नियर और फार दो में डिवाइड कर दिया है। तो 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। आप सिंपल इतना लिख लें 10 नैनोमीटर टू 400। पहले हमने अल्ट्रावायलेट रीजन की बात कर ली, यानी अगर रियल में बात कर रहे हैं तो ये रीजन है इसका अल्ट्रावायलेट के लिए 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसकी वजह बाद में डिस्कस करते हैं कि इसको 2 मरतबा लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और विजिबल रीजन की बात करें तो 400 टू 800 नैनोमीटर में जो रेडिएशंस होंगी वो होंगी विजिबल रीजन में शामिल होंगी। ठीक है, तो ये हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं कि कितनी वेवलेंथ होगी। 10 नैनोमीटर से 800 तक यूवी रीजन आ जाएगा ओवरऑल। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन यहाँ पर जैसे ना 10 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर, अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए तो होता क्या है? होता ये है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की रेडिएशंस को भी शामिल कर लिया जाए तो इस बुनियाद पर क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद रहती हैं, ये भी इनके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो एक्साइटेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, जाहिर बात है इन्होंने जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, उससे जो रिजल्ट्स बनेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। हम दुरुस्त नताइज तक इस तरह की मतलब रेडिएशंस का इस्तेमाल, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वही अगर अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम अपने केमिकल कंपाउंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ बात करते हैं 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट रीजन में और विजिबल रीजन में 400 टू 800 नैनोमीटर की। अच्छा, अगर हम ऐसा कर लें, ऑक्सीजन को वहाँ से रिलीज़ कर दें, यानी एयर से ऑक्सीजन को निकाल दें, फिर तो मामला दुरुस्त सिमत में गामजन हो जाएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एयर से तो ऑक्सीजन के रिमूव करने पर जो रीजन है वो हो जाएगा 150 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। और इससे कम जाएंगे तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन भी अब्जॉर्प्शन शो करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारे स्पेक्ट्रम जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो दुरुस्त नहीं रहेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम 10 नैनोमीटर से रेडिएशंस का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसको वैक्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम उसको वैक्यूम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जान लीजिए कि जो वैक्यूम रीजन वाले स्पेक्ट्रोमीटर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से हम एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रोमीटर की जानिब नहीं जाते, बल्कि अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी वेवलेंथ का क्राइटेरिया ही बढ़ा लेते हैं। यानी हम बजाय 10 नैनोमीटर से शुरू करने के हम 200 टू 800 नैनोमीटर तक कंसीडर कर लेते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो होगा उसमें क्या होगा, 200 टू 800 नैनोमीटर जो है मतलब ये रीजन इंक्लूड कर लिया जाएगा। और ये जो रीजन है 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, इसे कहते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर हमें इन वेवलेंथ की रेडिएशन का भी इस्तेमाल करना है तो हमें अपने स्पेक्ट्रोमीटर को और जो मुतालिका मॉलिक्यूल है उसको एनालाइज करने के लिए जो एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है उसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयर की मौजूदगी में हम इस स्पेक्ट्रो यानी जो जनरल या ऑर्डिनरी जो स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, तो उनके ज़रिए से हम दुरुस्त नताइज तक हरगिज़ नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या वजह मालूम पड़ी यहाँ पर? वजह ये रही 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर की रेडिएशंस को हम इस वजह से स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो स्पेक्ट्रम है
वो दुरुस्त मामला तक हमें रसाई नहीं देगा। इस वजह से हमें क्या करना होता है, हम ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोमीटर में 200 to 800 नैनोमीटर की रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और आपको ये वजह भी उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन क्यों कहा, क्योंकि अगर इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को जो 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की रेडिएशंस होती हैं इनको भी स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल करना है तो फिर हमें उसको स्पेक्ट्रोमीटर को वैक्यूम में कन्वर्ट करना होगा, वैक्यूम रीजन में उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ऑर्डिनरी जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उनमें क्वार्ट्ज यूज़ किया जाता है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन की तरह ही बिहेव करता है। अब 200 से 400 नैनोमीटर की जो रेडिएशन होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, तो उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है यानी हमारी एयर है ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट से मुराद यहाँ पर ये है यानी अगर ये रेडिएशन एयर से गुजर भी जाएं तो एयर उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, एयर यहाँ पर मौजूद रहेगी लेकिन यानी कि वहाँ पर अब्जॉर्प्शन शो नहीं करती है ये जो 200 to 400 नैनोमीटर की रेडिएशंस है। इस वजह से हम उसको मतलब बेफिक्र होके आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एयर वहाँ पर मौजूद भी रहे तो हमें परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमने 10 नैनोमीटर से उसका आगाज़ कर दिया है तो फिर उस सूरत में हमें यकीनन उसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में ही परफॉर्म करवाना होगा, तो वैक्यूम में ही उसको परफॉर्म करवाना होगा। ठीक है जी। तो 200 to 400 नैनोमीटर के लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट रहती है जैसे कि अल्ट्रावायलेट विजिबल जो रीजन है उसके लिए रहती है। विजिबल रेडिएशंस होती हैं जब एयर से आती हैं तो क्या एयर इनमें मौजूद जो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर अल्ट्रावायलेट रीजन क्या जो 200 to 400 नैनोमीटर वाला रीजन है ना, इनकी ये वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन भी वहाँ पर अब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगी। इस वजह से क्या होगा, हम 200 to 800 नैनोमीटर की रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोमीटर में एयर की मौजूदगी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर अब्जॉर्प्शन शो नहीं करती बल्कि जो रेडिएशंस हैं उनको बगैर अब्जॉर्ब किए ही गुजरने देती हैं। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट रीजन होगा। 200 to 400 नैनोमीटर के लिए भी ट्रांसपेरेंट रीजन, विजिबल के लिए जो कि 400 to 800 नैनोमीटर होता है उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट रीजन के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए खुदा।